पहली बात तो ये कि पार्टी में जाति संतुलन के लिए सामान्य वर्ग को तवज्जो देने का ये बेहतर संकेत है। तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में शामिल करने से संभावित गतिरोध को टालने के लिए भाजपा ने ये बीच का रास्ता अपनाया है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब कार्यकर्ताओं का चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। भारतीय जनता पार्टी में ये दिक्कत है, प्रदेश अध्यक्ष को धूप में बैठकर देखना पड़ता है। कांग्रेस होती तो राजीव गांधी का बेटा राहुल, प्रियंका का बेटा वडेरा, इसका बेटा उधर, उनके यहाँ तो तय ही होता है। हमने तो सुना था बहुत सारे लोग दौड़ में थे, फिर भी फार्म 1 क्यों आया? क्या यही लोकतांत्रिक पार्टी है क्या? छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कप्तान मिलते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। किरण देव दूसरी बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। गुरुवार को उन्होंने नामांकन किया था। रेस में चल रहे नाम उनके प्रस्तावक बन गए। इकलौते नामांकन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के लोकतंत्र पर सवाल उठाए। बताएंगे कांग्रेस ने क्या कुछ आरोप लगाए। पहले केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोद तावड़े के कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप और नए चुने गए प्रदेश अध्यक्ष के मिशन को जान लीजिए। कांग्रेस होती तो राजीव गांधी का बेटा राहुल, प्रियंका का बेटा वडेरा, इसका बेटा उधर, उनके यहाँ तो तय ही होता है। लेकिन अपनी पार्टी परिवारवादी पार्टी न होने के नाते बिल्कुल बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, जिला से लेकर गठन करते हुए हम प्रदेश के गठन के लिए आज यहां सब जमा है। अब कार्यकर्ताओं का चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। मैं आप सभी से यहां आह्वान करता हूं, निवेदन स्वरूप आह्वान है मेरा ये कि इसी तरीके से पंच से पार्लियामेंट तक और भारतीय जनता पार्टी का परचम हम सब मिलकर फहराएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाया तो दीपक बैज ने किरण देव की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। बैज ने बीजेपी में लोकतंत्र खत्म होने के आरोप लगाते हुए कहा, लोकतंत्र है तो एक ही नामांकन क्यों हुआ? गृह मंत्री विजय शर्मा इसका जवाब देते नजर आए। हमने तो सुना था बहुत सारे लोग दौड़ में थे। कौन कौन थे शुक्ला जी? धर्मलाल कौशिक जी भी थे, अजय चंद्राकर जी भी थे, शायद शिवरतन शर्मा जी भी थे और नारायण चंदेल जी भी थे। फिर भी फार्म 1 क्यों आया? सवाल तो उनको आपको पूछना चाहिए। क्या यही लोकतांत्रिक पार्टी है क्या? तो ये कौन सा भला फार्म भर के अकेले दौड़े, वही फर्स्ट आए। अपनी पार्टी का लोकतंत्र देख लें भाई, वहाँ तो वंशज तय कर देते हैं, जो घर में पैदा होता है वो प्रदेश का अध्यक्ष हो जाता है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति जब बनी है तब एक नाम तय हुआ है और बूथ से लेकर के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बूथ में, मंडल में, जिले में, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। महज एक नगर निगम जगदलपुर को छोड़कर सभी निगमों में कांग्रेस काबिज है। ज्यादातर पंचायतों में भी कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष और सदस्य हैं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने शहरों में अपनी सरकार बनाना बड़ी चुनौती होगी। मतलब साफ है कि किरण देव को कमान तो मिल गई है, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव को चुनौती उनके लिए आसान नहीं होगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। निकाय चुनाव के पहले क्या भाजपा ने किरण देव को बरकरार रखकर एक रणनीति को अमली जामा पहनाया है? क्या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाने की परेशानियों पर पर्दा गिराने के लिए भाजपा ने कवायद की है, या फिर पार्टी के भीतर कुछ और गणित चल रहा है? क्योंकि चर्चा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर धर्मलाल कौशिक की भी थी। वो ओबीसी वर्ग से भी थे और मौजूदा समय में ओबीसी वर्ग में बढ़ा जो रोष है आरक्षण के चलते, उसको साधने में भारतीय जनता पार्टी के पास बेहतर विकल्प भी होता है। तो फिर सामान्य वर्ग की किरण देव को ही कमान क्यों? क्या भाजपा ये जताना चाहती कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है? क्या वो जताना चाह रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी केवल उनकी प्राथमिकता नहीं है, सामान्य वर्ग भी उनकी प्राथमिकताओं में है? या फिर बस्तर में केदार कश्यप को वॉकओवर देने के मूड में पार्टी नहीं थी? या पार्टी बस्तर में किरण देव का कद बढ़ाकर पूरे प्रदेश के सामान्य वर्ग को यह आश्वस्त करना चाहती है कि आरक्षण में भले ही अन्य जातियों का दबदबा रहे, लेकिन जब तक प्रदेश में भाजपा है तब तक सामान्य वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा? क्या पहली पारी की तरह किरण देव दूसरी पारी में भी करिश्मा दोहरा पाएंगे? पार्टी के अंदर दिख रहे बिखराव को एक साथ लाना क्या किरण देव के लिए बड़ी चुनौती साबित नहीं होगी? चलिए करते हैं हम चर्चा की शुरुआत। उसके पहले
बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, क्या निकाय चुनाव जिताना किरण देव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है? दूसरा सवाल, क्या किरण देव को रिपीट करने से बीजेपी को निकाय चुनाव में फायदा होगा? तीसरा सवाल, बीजेपी में लोकतंत्र खत्म हो गया है, कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा आपका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अभय नारायण जी हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिलासपुर से हमारे पास, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुंदरानी साहब के पास चलूंगा। सुंदरानी साहब, किरण देव का दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्या पार्टी में कोई दूसरा चेहरा चुनाव में खड़ा नहीं हुआ या खड़ा होने दिया नहीं गया? जी सुंदरानी साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रजातंत्र जिंदा है। कांग्रेस पार्टी कितने भी आरोप लगा ले, पहले वो गिरेबान में अपने झांके। हमने बूथ लेवल से लेकर मंडल, जिला और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरे प्रदेश में कराकर यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के निर्णयों से साथ रहता है। कहीं पे भी कोई बगावत का सुर नहीं, कहीं नाराजगी का सुर नहीं। कांग्रेस पार्टी में कब चुनाव हुआ, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। मनोनीत होते हैं मंडल दिल्ली से, यहाँ से नहीं होता। ब्लॉक अध्यक्ष बोलते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं। इनके कब जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए? हमारे यहाँ जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए, मंडल के चुनाव हुए, बूथ के चुनाव हुए। अब आदरणीय किरण देव सिंह जी आज निर्वाचित हुए दोबारा। 1 साल पहले उन्होंने कार्यकाल संभाला था अपना। 1 साल का उनका उपलब्धि भरा कार्यकाल। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बड़ी लीड 52% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी के 80 लाख मतदाताओं ने छत्तीसगढ़ में वोट देकर किरण देव के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दोबारा अध्यक्ष बनने में किरण देव के पिछला जो उनका अनुभव है, वो छात्र राजनीति से आए, महापौर रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, महामंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, लगातार काम किया और सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखती है। कहीं पे भी ये नहीं है कि हम किसी वर्ग को छोड़ दें। किरण देव सिंह बस्तर से आते हैं, बस्तर में उनका अपना प्रभाव है, विधायक भी हैं और लगातार प्रदेश में पूरा समय देकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ वो जुड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को आरोप लगाने का हक तब जाता है जब वो खुद चुनाव जीते, संगठन का बनाए, संगठन में वो चुनाव कराएं। एक भी चुनाव कराते नहीं है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं कि इनको क्यों नहीं बनाया, उनको क्यों नहीं बनाया। मैं तो दीपक बैद जी से पूछना चाहता हूँ, वो कितने दिन के मेहमान हैं और वो किस किस को अध्यक्ष प्रमोट करना चाहते हैं? तो कहीं पे भी कांग्रेस के पास जवाब नहीं। आज वो दीपक बैद जी अध्यक्ष के रूप में बात कर रहे हैं, कल सुबह वो अध्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ अगले संगठन चुनाव तक इस बात की तो गारंटी है ना कि किरण देव जी अध्यक्ष रहेंगे। हमने 36 जिला अध्यक्षों के चुनाव बाकायदा नामांकन प्रक्रिया से कराए। ये अलग बात है कि एक के अलावा दूसरा नामांकन नहीं आया। प्रदेश के नेताओं ने राय मशविरा करके उनकी सूची जारी की, जिसको कार्यकर्ताओं ने सम्मान दिया। ठीक। अभय जी, भाजपा के चुनाव में आप लोगों ने सवाल उठाए हैं, आपके यहाँ तो वो भी नहीं होता। आप लोग किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं अभय नारायण जी? आदित्य जी, मैं सबसे पहले किरण देव जी को बधाई दूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार अध्यक्ष बने वो, तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। दूसरी बात, दीपक बैद जी ने क्या गलत कहा? एक फॉर्म भरा गया, दूसरा तीसरा चौथा फॉर्म भी नहीं भरा गया और वो किरण देव का फॉर्म भरा गया जो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, जो मंत्री बनना चाहते थे। मीडिया के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रतिक्रियाओं से प्रतिदिन हम उनका नाम मंत्री में सुन रहे थे कि 2 नाम तो तय हैं, एक किरण देव और एक गजेंद्र यादव। वो किरण देव आज अध्यक्ष बना दिए गए, लोकतंत्र से बना दिए गए, प्रजातंत्र से बना दिए गए और सुंदरानी जी जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, विधायक रहे हुए व्यक्ति बात कर रहे हैं व्यवस्था की, लोकतंत्र की। जिस दिन आपने विष्णुदेव साय वर्तमान मुख्यमंत्री को अध्यक्ष पद से हटाया था और अरुण साहू जी को अध्यक्ष बनाया था,
कौन से चुनाव हुए थे, कहाँ सहमति हुई थी? जिस दिन आपने धर्मलाल कौशिक जी को नेता प्रतिपक्ष से हटाकर नारायण चंदेल को बना दिया था, विधायक दल की बैठक नहीं हुई थी, 14 विधायक थे, बैठक बुलाने की भी जहमत आप लोगों ने नहीं उठाई। और मंडल से लेकर जिला और ब्लॉक और प्रदेश तक आपने लिफाफे भेजे, हर मंडल में झगड़ा था। बिलासपुर के एक मंडल का चुनाव आज भी नहीं हुआ है। कवर्धा जिले का चुनाव कल आपने एक व्यक्ति का नाम घोषित किया, जब संतोष पांडे और वर्तमान गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री जी के बीच का युद्ध चलता रहा, तो कल एक नाम आपने डिक्लेयर किया, वहां भी चुनाव आपने नहीं कराया। राजनांदगांव में भी आपने एक नाम डिक्लेयर किया। लिफाफे दिल्ली से आए, मंडल के लिफाफे भी दिल्ली से आए और जिले के लिफाफे भी दिल्ली से आए। तो दूसरे के घर में झांकने के बजाय हम अपना आत्मचिंतन करें अपने घर में जाके। और गर्व के साथ कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव जीत कर आए हैं। शशि थरूर ने फॉर्म भरा था, चुनाव लड़ा था और परिणाम आया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हैं। नड्डा जी कब चुनाव लड़े थे मुझे बता दें, और किसके खिलाफ लड़े थे? और आज भी वो अध्यक्ष है और मंत्री भी है, जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो लोकतंत्र की बात, प्रजातंत्र की बात वो लोग करें जो इसको मानते हों। कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस का लोकतंत्र कांग्रेस में है। जब हमारे संगठन चुनाव आएंगे तो आपको दिखेगा कि हम भी सर्वसम्मति बनाते हैं, बैठ के करते हैं, बैठक में जो नाम चंद्रकर साहब, किरण देव के लिए क्या इस बार की पारी पहली बार से आसान होगी या ज्यादा चुनौती होगी? आपका आकलन क्या कहता है? अब बिल्कुल आदित्य जी, किरण देव जी के ऊपर आपने अपने ओपनिंग उद्बोधन में एक बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किए थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि क्या केदार कश्यप को पार्टी वॉक ओवर नहीं देना चाहती थी। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए किरण देव जी सुकमा का जो एरिया है उस कैचमेंट एरिया को बिलोंग कर, और जब काला हीरा बलीराम कश्यप जी थे आदित्य जी, तो उस समय यह सुकमा जो राज परिवार का एरिया है वो उपेक्षित रहता है। यह कटु सत्य है। एक कद्दावर नेता के रूप में बलीराम कश्यप को ही जाना जाता था और कश्यप परिवार को पार्टी अभी तक लगातार महत्व दे रही। तो एक चेक एंड बैलेंस वाली जो बात होती है वो भी वहां के टोपोग्राफिकल राजनीति के लिए आवश्यक था, जिसे आपने अपने ओपनिंग उद्बोधन में कहा। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, एक सौम्य व्यक्ति, एक सरल सहज, एक आकर्षक पर्सनालिटी जिसको पार्टी मौका दी लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करने के लिए, और उसमें पास्ट टाइम के जो परफॉर्मेंस रहे उसको वो बरकरार रखे। तीसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से आरक्षण वाली जो बात है और ओबीसी आरक्षण के ऊपर जिस तरह से पर्टिकुलर कांकेर से जो एक असंतोष उभरा था प्रारंभिक चरणों में, वहां से लेकर के एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जो जिसके ऊपर पार्टी विश्वास की है, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए यह बहुत बड़ा निर्णय, साहसिक निर्णय। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि किरण देव जी की जो सांगठनिक क्षमता है वो बेमिसाल रही। आम कार्यकर्ताओं के साथ उनका कम्युनिकेशन, और यही कम्युनिकेशन जो चुनौती जो है आज का हमारा टॉपिक, उस दिशा की ओर इंगित करता है आदित्य जी। वो कैसे? जब भी कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो सत्ता और जो संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती, और जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तो वो क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तो यहीं पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक परिपक्व पर्सनालिटी की आवश्यकता होती है, और वो किरण देव जी के रूप में बीजेपी को नजर आई। वो कार्यकर्ताओं के साथ संतुलन बना सकते हैं। ठीक है अभय जी, जैसे मैंने आज बात किया था वैसे ही 2 दिन पहले जब कवासी लखमा अरेस्ट हुए थे तो भी मैंने एक बात कही थी। दीपक बैज और मोहन मरकाम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका विधानसभा चुनाव वो कैसे हारे और बस्तर के किस नेता ने उनको चुनाव हरवाया।
हालांकि दोनों सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। सुंदरानी साहब, प्रदेश अध्यक्ष का तो ऐलान हो गया, मंत्रिमंडल का ऐलान कब हो रहा है? कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में किरण देव की जगह नहीं बन पा रही थी, इसलिए किरण देव को एडजस्ट किया गया है। सुंदरानी साहब, ये सारे के सारे सवाल काल्पनिक है आदित्य जी, निश्चित रूप से काल्पनिक है। इसका सवालों का जवाब तो मैं दूं उचित नहीं होगा। काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि कौन कहता है कि किरण देव जी का नाम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। किरण देव जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वे मंत्रिमंडल में जाना चाहते तो क्यों नहीं एडजस्ट होते। हालांकि ये अधिकार मुख्यमंत्री जी का स्वयं का होता है, मंत्रिमंडल में किसे स्थान मिले किसे नहीं मिले, लेकिन हमारे यहाँ जब सामूहिक निर्णय होता है सारी बातें सामूहिकता से तय होती है, संगठन तय करता है। और किरण देव जी मंत्रिमंडल के लिए भी उपयुक्त है और प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी उपयुक्त है, और एक नौजवान प्रदेश अध्यक्ष जो पूरे प्रदेश को समझ सकता हो, जिसने एक साल में पूरे प्रदेश को दौरा करके एक एक जगह को उन्होंने नाप डाला। और आज नगरीय निकाय के चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव है, उनकी बड़ी भूमिका और 20 साल के आगे की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हर क्षेत्र में नए और पुराने लोगों के बीच में तालमेल बिठाकर सरकार भी चलाना, संगठन भी चलाना, ये व्यवस्था पार्टी ने काम किया आदित्य जी। निश्चित रूप से उसी का परिणाम है नए लोगों को आने का अवसर और पुराने लोगों के साथ सामंजस्य बिठा के संगठन और सरकार चलाना। हमने 52% वोट पाया लोकसभा में, हम 65% तक मतदाता हमारे साथ हों, हम इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। हमने 60 लाख से अधिक मेंबरशिप की है और 80 लाख मतदाताओं का हमको समर्थन लोकसभा चुनाव में मिला है। निश्चित रूप से उस समर्थन को हम बढ़ाना चाहते हैं। उन पैकेज जो कांग्रेस के पैकेज हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व स्थापित हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और किरण देव जी उसमें पूरी तरह से सफल हो गए। ठीक है अभय जी, सुंदरानी जी तो नहीं मान रहे हैं, ठीक है, पार्टी के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, लेकिन सच्चाई यही कि किरण देव जी मंत्री तो बनना चाहते थे। चलिए, निकाय चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है अभय जी, आप तो वही घिसे पिटे हुए मोहरे पर फिर से दांव लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव हार गए उनके नेतृत्व में आप, लोकसभा चुनाव हार गए उनके नेतृत्व में आप, खुद चुनाव वो जीत नहीं पाए, लेकिन अब वो चुनाव जिताने के हुनर बताने की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी प्रदेश अध्यक्ष बदल देना चाहिए था अभय जी? देखिए आदित्य जी, इससे पहले भी आपने दो बातें कही मरकाम जी और दीपक बैज जी को लेकर। दीपक बैज जी को अध्यक्ष बनाया गया, उसके रूप में पूरे प्रदेश पे उनकी भूमिका थी, अपने क्षेत्र पे बहुत ध्यान नहीं दे पाए। और उससे पहले मोहन मरकाम जी मंत्री के रूप में और अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश की जवाबदारी में थे। तो हो सकता है कुछ मतदाताओं के किसने उनको हरवाया अभय जी, पूछिएगा एक बार बंद कमरे में उनसे, वो बताएंगे किसी पुराने मंत्री का नाम। हार जीत के कारण होते हैं। रही बात दीपक बैज जी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा हारने की, देखिए जो भी अध्यक्ष होता है वो पूरा प्रयास करता है, पूरी मेहनत करता है और पार्टी के प्रत्याशी के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होता है। लेकिन हारने और जीतने का काम तो जनता के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है। मतदाता फैसला करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। भारतीय जनता पार्टी को 54 मिली, हमको 35 मिली, उनको 10 सीट मिली लोकसभा में, हमको 1 सीट मिली है। तो मतदाता तय करता है, मतदाताओं के पास पहुंचने का काम पार्टी संगठन और अध्यक्ष का होता है। दीपक बैज जी बखूबी वो काम कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव भी हम उनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव में आप देखिएगा कि साल भर की जो असफलताएं, साल भर की विफलताएं और जो इनका असंतोष है, असंतोष मंत्री बनने वाले को पुनः अध्यक्ष बना दिए। 2 मंत्री कौन बनेंगे पता नहीं, कितने लोग अध्यक्ष बनने का मतूबा पाल रखे हैं, कितने लोग मंत्री बनने का मतूबा पाल रखे हैं और एक एक जगह कितने महापौर के प्रत्याशी आएंगे। अभी अंतरकलह बढ़ेगा। मैंने राजनांदगांव और कवर्धा का संगठन चुनाव में उदाहरण दिया कि 2-2 लोग आमने सामने थे, सांसद एक तरफ थे और वर्तमान गृह मंत्री एक तरफ थे। वही स्थिति राजनांदगांव की थी, रमन सिंह वर्सेज रमन सिंह के विरोधी। तो हर जगह वही स्थिति है। बिलासपुर में तो 4-4 कोण है, ठीक है, किस कोण में भारतीय जनता पार्टी का महापौर आएगा ये भी देखने की बात है। तो ये अभी अंतरकलह से जूझेंगे। कांग्रेस का संगठन ठीक है, चलता रहता है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना अभय जी। बिलासपुर में शैलेश पांडे वर्सेस विधायक जी जो भी आपके कोटा है वो भी चलता रहा है, तो चलते रहता है सब, क्या नया है इसमें बताइए। शैलेश पांडे वर्सेस
कोटा विधायक चल रहा था कि नहीं पहले बताइए आप? चलते रहता है ये सब चीजें, क्या दिक्कत है बताइए? मैं कह रहा हूं कि भाजपा इस असंतोष से उभर नहीं पाएगी। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और सरकार की असफलताओं को लेकर हम जाएंगे। सरकार की 1 साल की विफलता है, एक कोई काम किसी नगरीय निकाय और नगर निगम में नहीं हुआ है। 1 रुपए का कहीं कोई योजना विकास की इन्होंने नहीं लाई है। अरे रोज शिलान्यास भूमि पूजन हो रहा है भाई, करोड़ों का, कैसी बात कर रहे हैं बताइए आप? संविधान के साथ जो अन्याय हुआ कि समय पे चुनाव नहीं कराए गए और प्रशासक बैठाकर विकास कार्यों के नारियल फोड़े जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं प्रशासक बैठाकर, और भाटापारा में तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों को मारपीट तक की नौबत, यहाँ से भगाओ कांग्रेसियों को, ये नारा सुनने को मिल रहा है। तो सबका परिणाम बहुत जल्द आएगा। चुनाव होने वाले हैं, अगर ये करा दे। मैं जवाब लेता हूं। अभी तक तो नहीं लग रहा है कि चुनाव चंद्रकर साहब, विधानसभा सत्र में हमने देखा था कि भाजपा के भीतर तालमेल का भाव दिख रहा था। जिस तरह से मंत्री के खिलाफ उनके विधायक लामबंद नजर आए थे, किरण देव के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी पार्टी में अनुशासन बना रहे। इसलिए भी क्योंकि जितने भी लोग हैं विधानसभा में, दिग्गज अजय चंद्राकर हो, धर्मलाल कौशिक हो, डॉक्टर साहब हो, विष्णुदेव साय जी, जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग उनसे सीनियर भी तो हैं। चंद्राकर साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है आदित्य जी। पिछला जो सत्र रहा विधानसभा में का, और उसमें स्पीकर के रूप में रमन सिंह जी भी एक मंत्री को उनके प्रोटोकॉल का स्मरण कराए, ये बहुत बड़ी बात। दूसरी बात है, विपक्ष में रहते हुए जनता से सरोकार विषयों को उसी के पार्टी के विधायक लगातार उठाते रहे और एक बढ़िया बहस देखने को मिलता था। तो अनुभव जिस तरह से एक नई प्रकार से पीढ़ी नजर आ रही बीजेपी, और पुराने जो अनुभवी हैं निश्चित रूप से उनको किस ढंग से किरण देव जी साधते हैं पार्टी के सर्वांगीण विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। तीसरी बात, अगर जगत प्रसाद नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, तो विष्णुदेव साय जी के लिए भी क्या एक अवसर है कि एक अपने प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री बनाते हैं? ये भी एक बड़ी बात होगी, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आ रही। बिल्कुल। और चौथी बात, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है और उन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में पार्टी को एक प्रकार से फता देना। लेकिन दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से हैं, तो दीपक बैद जी के लिए भी एक वापसी का अवसर है और किरण देव जी के लिए अपने आप को पुनः स्थापित करने का अवसर है। लेकिन लोकतंत्र है, पास्ट टाइम में बड़े बड़े नगर निगम या निकाय चुनाव में जो पार्टी सत्ता में रही है, कुछ जगह उनको पराजित होते हुए भी देखे हैं। तो की जो सेंटर है, ठीक है, वहां का परफॉर्मेंस कैसा होता है यह महत्वपूर्ण होगा। ठीक। सुधानी साहब, सामान्य वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी समाज का रोष निकाय चुनाव से पहले पार्टी के लिए कैसे संतुलन बना पाएंगे? जी देखिए, सामान्य जाति से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ओबीसी में कोई रोष नहीं है, ये काल्पनिक बातें हैं। क्योंकि ओबीसी 50% अनारक्षित सीटें हैं जहाँ पे कोई भी लड़ सकता है। आप देखिएगा आने वाले समय में जैसे चुनाव की घोषणा होगी, ओबीसी वर्ग को जितना प्रतिनिधित्व चाहिए उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी। ठीक। अभय जी, आप लोग एक तरफ चुनाव की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ तैयारी भी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, चुनाव टाला जाए या समय पर करवाया जाए, या सिर्फ चुनाव को लेकर केवल बयानबाजी? आज आप लोग ने पीसी ली थी, मैं देख रहा था, परीक्षाएं प्रभावित होगी आप कह रहे हैं चुनाव हुआ तो। पहले कह रहे थे टाइम पर चुनाव नहीं हो रहा है, अस्पष्टता नजर आ रही है, कुछ स्पष्टता नहीं है। आप लोग के बयान पर आखिर चाहते क्या? आप चुनाव हो नहीं हो, क्या चाह रहे हैं आप लोग? आदित्य जी, इसको भी सुंदरानी जी काल्पनिक कह देंगे आपके सवाल को, क्योंकि आप सभी बातों को काल्पनिक कह रहे हैं। 15 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं हैं, 1 मार्च से राज्य की जो बोर्ड है शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ का, उसकी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं। आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की नौबत क्यों आ रही है? 4 जनवरी को जब कार्यकाल समाप्त हो रहा था, दिसंबर में चुनाव क्यों नहीं कराए गए? इसका कारण तो कोई नहीं बता रहा है। ठीक, आपको प्रशासक बैठाकर 6 महीने का नियम बनाकर चुनाव को टालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और सही प्रश्न है कांग्रेस का ये
कि आप अगर बच्चों की भविष्य की बात करते हैं आज तो लेकिन जो अजय शिक्षक सिंह ने चुनाव साफ कर ड्यूटी दिया है, में राज्य लगेंगे, निर्वाचन वो आयुक्त ने परीक्षा लेंगे, 1 मार्च के पहले चुनाव खत्म हो जाएंगे। अभय जी, 1 मार्च के पहले चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये कहा है अजय सिंह ने। 15 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं हैं आदित्य जी, 10वीं 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में भी 15 फरवरी से होंगी। जिन स्कूलों में बूथ बनेगा उन स्कूलों में भी सेंटर रहेगा। 15 फरवरी से परीक्षाएं हैं। 15 फरवरी के 1 महीना पहले कलेक्टर आदेश जारी करता है कि कोई माइक नहीं बजेगा, कोई रैली नहीं निकलेगी, कोई शोर नहीं होगा। परीक्षा के 1 महीने पहले, 1 मार्च के 1 महीना पहले कौन सी तारीख आएगी? 1 फरवरी। तो क्या उसमें तो देखिए, निश्चित तौर पर अभय जी अपनी बात रख रहे थे, सुब्रमण्यम सब अपनी बात कर रहे थे, लेकिन एक बात बहुत साफ है, किरण देव के लिए चुनौतियां कम नहीं है। ऐसे समय में जब नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, पंचायत चुनाव नजदीक है और ओबीसी एक बड़ा मामला होकर सामने आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है ओबीसी वर्ग को कि जो चुनाव में आरक्षण हुआ है उसमें ओबीसी को नुकसान हुआ है। हालांकि पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार है, लेकिन फिर भी जहां चुनाव के समय उनका आरक्षण कम हुआ है वहां तो रोष है, खासतौर से कांकेर के आसपास के इलाकों में। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।